जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। और ये क्लासेस इस तरीके से हैं, जो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनको कितना समय लगेगा, क्या चीजें समझनी है, क्या चीजें उनको टिक कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो उनका समय बचे। ये सब कुछ इस क्लास के माध्यम से आप समझेंगे। तो सबसे पहले आज से हम 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में ये जो पार्ट है वो हमारे अतीत का तीसरा पार्ट है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो बात करते हैं, और उसके बाद फिर उस चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ये वो चैप्टर हैं जो हम इस 8th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। उसके बाद व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, फिर इसके बाद देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इनमें जितने चैप्टर हैं वो ये चैप्टर हैं जो हम क्रम से पढ़ेंगे आगे चल के। सबसे पहले हमारा चुनाव है कि पहले चैप्टर को आज हम कंप्लीट करें, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। तो ये रहा ये चैप्टर। चैप्टर का नाम फिर से हम देख लेते हैं, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर सबसे पहले है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। सवाल भी वैसे कहा जाए तो ठीक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। जनरली अभी भी आप देखेंगे तो जब स्टूडेंट से पूछेंगे ना, तो वो हिस्ट्री में कहानी से ज्यादा ये कहते हैं कि हिस्ट्री में तारीखें बहुत याद करनी है, कि कब किसने जन्म लिया, कब मृत्यु हुई, कब कौन सा युद्ध किया। तो इसी वजह से हिस्ट्री से लोग डरते हैं, और वही चीजें यहाँ पर बात कही जा रही है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो यहाँ पर अभी तो सवाल जवाब चल रहे हैं, और अगर सच में कहा जाए तो इतिहास ना तो उबाऊ है और ना ही इसमें तारीखें इतनी याद करनी होती है। हाँ, ये है कुछ चीजें हैं जो आपको तारीखों के साथ याद करनी होती है, तो वो तो आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके साथ ही याद हो जाए। इतिहास उबाऊ नहीं है, इतिहास एक कहानी है, और उस कहानी को जिसने क्रम से समझ लिया, समझो सब कुछ समझ लिया इतिहास में। आगे है, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। बेशक हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होती है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। हाँ, ऐसा सवाल आता है मन में। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। हाँ, ये सवाल नॉर्मल है, और अगर सच में जो कहीं पर भी होता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जो कहीं पर भी चलते हैं तो ये दिमाग चलाते रहते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, कब आया, कहाँ से आया, आखिर जड़ तक उसके पहुंचने की कोशिश करते हैं। सवाल तो आते हैं, सवाल के साथ साथ जैसी उम्र बढ़ती है जवाब भी वो ढूंढ ही लेते हैं एक ना एक दिन। और यही चीजें यहाँ पर बताई गई कि आप लोग अगर कभी गए हैं और आप वैसे स्टूडेंट में से आते हैं या वैसे इंसान में से आते हैं तो आपके मन में भी ऐसे सवाल आए होंगे। इस इमेज में हम देखते हैं ये इमेज किस चीज का है। यहाँ पर ये जो इमेज है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इस इमेज में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है यहाँ पर ये ब्राह्मण है और ये शास्त्र है और ब्रिटेनिया को यहाँ पर भेंट दे रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक कौन थे? रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो यहाँ पर ये कुछ इमेज के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, आपको पढ़ के छोड़ देना है, मतलब समझ लेना है और छोड़ देना है। इसके बाद लिखा है ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, ये बात भी है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि चाय पीना शुरू किए तो ऐसा है नहीं कि आज उठे शुरू कर दिए चाय पीना। ये सब धीरे धीरे आदतों में बनते लगता है, टाइम लगा है। और उसी तरीके से ब्रिटिश शासन का भी रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि आज आया और आज से शासन शुरू हो गया। इन लोगों ने धीरे 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 करके भारतीय संस्कृति में और भारत के लोग के बीच अपने स्थान को बनाया और इसके बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना की। तो प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित डेट नहीं है, ये बताया जा रहा। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया यह बताना भी संभव नहीं। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं कि एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। जैसे कि कहते हैं कि 1947 में, 1948 में, इस टाइप से बात कर रहे हैं वो। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन सा साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। हाँ, इतिहास में ऐसा पहले इतिहासकार लिखते थे। वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। यहाँ पर 2 साल की बात कर रहे हैं कि पिछले क्लासेस की बात कर रहे हैं, जहाँ आपने ऐसा पढ़ा होगा कि वो लोग तारीखों से हट करके दूसरे टॉपिक पर भी घुसे और उन टॉपिक पर इतिहास लिखना शुरू किया। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बने और नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इन टॉपिक पर इतिहासकार का बाद में ध्यान गया और वो उन तारीखों से उनका ध्यान हटा। यहाँ पर ये एक इमेज है। ये इमेज किस बारे में है देखते हैं। इसमें कहा है कि विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है।
पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में यह लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है। तो ये 1922 में जब लिप्टन टी आई थी तो इसके लिए प्रचार चल रहा था, तो ये उसका एक पोस्टर है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो इस तरीके से ये इमेज में बताया गया कि हाँ, राजकुमार जैसे लोग ये वाला लिप्टन टी पीते थे और ऐसा प्रचार चल रहा। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जब इतिहासकार इतिहास लिखे थे तो उसमें देखे हुए होंगे कि गवर्नर जनरल के शासनकाल के बारे में, और हर शासनकाल में कुछ न कुछ खास हुआ है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। तो आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये चीज दोनों को आपको याद रखना है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी और कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपेन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते रहेंगे इसके बारे में। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न कभी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जाना या महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो ये अभी तो इतिहास में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, किन चीजों के बारे में सोचना था, किन चीजों के बारे में अगर नहीं सोचे तो क्यों सोचे, इस तरीके के शब्दों पर और वाक्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल जब बने थे, वो इमेज है। ये हम पहले टिक कर चुके कि आपको याद रखना है, पहले गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग है वो याद रखना है। और ये कब बने? 1773 में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, कौन है ये? स्कॉटलैंड के हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीतिक और दार्शनिक भी हैं। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं, नामक एक किताब लिखी। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने, जेम्स मिल ने, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में कहेंगे ब्रिटिश भारत का इतिहास, जेम्स मिल ने लिखा हुआ है। ये कहाँ से थे? स्कॉटलैंड थे। अर्थशास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे और राजनीतिक भी थे। ये याद रखना है आपको। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। ये भी याद रखना है कि ये जो किताब है वो इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन जेम्स मिल ने इसे किस तरीके से बांटा हुआ है? हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इस तरीके से इन्होंने अपनी ये हिस्ट्री लिखी है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इसके आगे, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक
दौर की खासियतों, उसके भारतीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये जेम्स मिल का मानना था कि यूरोप एशियाई समाज से कई ज्यादा बेहतर था, उससे आगे है। और उसके अलावा जो एशियाई समाज है, खासकर हिंदुस्तान के बारे में बात कही गई है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल धर्म की चीजों, जाति की जो इन्हीं में रहते थे और अंधविश्वासों में पलते बड़े रहते थे। इनको ज्ञान मिला है हमारे आने से। इसके बाद कहा गया है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। किसने? मिल की बात कही जा रही है। मिल ने क्या कहा था? जेम्स मिल ने कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख करके और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? यहाँ कई तरीके के सवाल हैं और ये सवाल हम सभी के मन में आने चाहिए, जो एक इतिहासकार के मन में भी आए रहे होंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए हुए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अभी भी आप जब पढ़ेंगे अपने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के हिसाब से आप पढ़ेंगे, ना कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों के काल से। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताबों में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग मानते हैं। जो अंग्रेजों का टाइम था उसे औपनिवेशिक युग मानने की बात कही जा रही है। इसके बाद है औपनिवेशिक क्या होता है? हाँ, सवाल आना चाहिए और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रख करके यहाँ पर पढ़ना। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये लाइन, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। कौन सी, किस तरह की बात कही जा रही है, किस तरह की, कि चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद लेना, निर्यात के लिए अपने हिसाब से फसलों को उगवाना, राजस्व वसूलना अपने खर्चों के लिए, अपनी जरूरतों की चीजों के लिए सस्ती चीजों पर खरीदना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर कारण में लिखना है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। इसके बाद लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, ये टॉपिक है। भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें रहेंगी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, कैसे, जब आपको लिखित में आंसर करना होगा। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञान, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे आर्काइव भी बोलते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए थे। तो अंग्रेजों ने ये अभिलेखागार क्यों बनवाया, क्या वजह थी, ये भी यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके लिखने के लिए काम आएगा। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती साल में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर बगल में कुछ चीजें हैं, देखते हैं क्या आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। 1946 में जब नौसेना में हमारी जो सेना थी उन्होंने बगावत कर दिया था, तो उस टाइम पर अब जगह जगह से रिपोर्ट भेजी जा रही थी गृह विभाग को। वो उस रिपोर्ट में क्या क्या है ये बात क्या देखने मिलेगा। बंबई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें। शाही औपनिवेशिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है, ये संदेश भेजा जा रहा है। कराची से बोला गया कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशपद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो यहाँ पर इस तरीके से उस टाइम पर संदेश देकर बताया गया था कि हमने किस तरीके से जो नौसेना बगावत कर रही थी उसे अपने कब्जे में हम ले लिए हैं। ये जो इमेज है ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। जो वायसराय है उसके पास में ही इसे बनाया गया था। नई दिल्ली के निर्माण हुआ था तब राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अब पास में बनाए, सुविधा के लिए बनाए, हर एक डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है, ये यहीं से सीखे भी और साथ में लोगों का इस पर ध्यान भी गया।
अंग्रेजों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था इस पर, या कितना इंपॉर्टेंट था, ये भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। आपको ये अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि आखिर खुशनवीसी या सुलेखनवीसी कौन होते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब इसके बाद टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का भी चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं जैसे स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। अंग्रेज कितने चालाक थे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन लोगों ने जब शासन करने के बारे में सोचा, व्यापार करने के बारे में सोचा, तो पहले हमारे देश का नक्शा पूरा तैयार करवाया। उसमें मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, धरती की सतह कितनी है, मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, स्थानीय इतिहास क्या और फसलें हैं, इन सब के बारे में पता लगाया। और वो सारी चीजें सेव करके भी रखे थे, अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखते थे। क्या रिपोर्ट आ रही है दूसरे जगह से, शासक कैसे चला रहे हैं, अंग्रेज जो दूसरे दूसरे जगह पोस्टिंग मिली हुई है वो लोग कैसे काम करें, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो पहले इतने सारे सर्वेक्षण भी किए जाते थे कि ये ध्यान देना। यहाँ पर एक इमेज था, ये देखिए इमेज, ये जो इमेज है शरीफे का पौधा जिसे हम गांव में कहते हैं सीताफल, ये उसका है। ये 1770 के दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। हाँ, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है और इससे क्या पता चल सकता है, क्या नहीं पता चल सकता है, इस पर थोड़ा सा डाउट है। ये एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में कुछ तंबू सा है, पेड़ पौधे हैं, काफी लोग खड़े हैं, यहाँ कुछ चीजें हैं। क्या है, हम इमेज को के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। तो ये बंगाल का है, यहाँ पर मानचित्र बनाने के लिए और सर्वेक्षण के लिए काम चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण का चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। तो जितने सामान जो दिखाई दे रहे हैं ये सब मानचित्र बनाने और सर्वेक्षण के लिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद ये इमेज देखना, इसमें कुछ युद्ध से चल रहा है। इसमें 1857 की ये विद्रोही हैं, ये बताया जा रहा है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आप तस्वीरों में देखेंगे तो कुछ सामान हैं जो गिरे पड़े हुए हैं, सब हथियार रखे हुए हैं। अब और देखते हैं, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, इंसानों के खाने के लायक नहीं। देखते हैं क्या है ये।
अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। दिल्ली में जैसे जैसे यह खबर पूरे दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो भी चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। और ये चीजें हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 को सुबह छपी थी न्यूज में। अब डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड मिले हैं अंग्रेजों के, उससे क्या क्या चीजें समझी जा सकती हैं ये भी लिखा है, क्या चीजें नहीं समझी जा सकती हैं ये भी लिखा है। इसके बाद है कि इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सरकारी रिकॉर्ड वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इसके अलावा और भी चीजें पता करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कुछ लोगों की अपनी आत्मकथा होती है, तीर्थ यात्राओं में जाने के जो वृतांत होते हैं, विवरण होते हैं, और कुछ कहानियां हैं जो छोटी छोटी किताबों में होती हैं, और वहां से भी हमें इतिहास के बारे में और जिस समय के बारे में हम जानना चाहते हैं वो पता चलता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजरे रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ आने लगेंगी। और यहाँ पर फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटी मोटी चीजें ही थी जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि जेम्स मिल के बारे में, सरकारी दस्तावेज का क्या यूज हो सकता है, आखिर उस रिकॉर्ड का हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, चाहे चीजों के बारे में पता चल गया है, टिक करवा दिया गया है, जल्दी रिवीजन होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।